Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for this particular lecture is going to be the Government of India Act 1935, and after that, the 1937 provincial elections. So let's start. चलिए फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या पढ़ा है। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था? हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो हमने 1930 में स्टार्ट किया था, जब अरविंद ने हमारी डिमांड्स मानने से मना कर दिया था। 1930 से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1929 में हमारा एक हिस्टोरिक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। और अब की बार हमने क्या है, अपनी जो डिमांड है उसको बदल लिया है। अब हम स्वराज नहीं, अब हम पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस अब हमारा गोल नहीं रहा, इट हैज चेंज्ड एंड नाउ आवर गोल इज व्हाट? आवर गोल इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1930 के अंदर हम अपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल को अचीव करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बड़ी जोरों शोरों से चलता है, बड़ी जोरों शोरों से इंडिया के अंदर फैल जाता है, और इसके तहत हम काफी सारे लॉज ब्रेक करते हैं, स्पेशली द सॉल्ट लॉ। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं बीच में एक बार के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस टाइम पर हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम क्या होता है, महात्मा गांधी आईएनसी के सोल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर रीइटरेट करते हैं अपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल को। हाउएवर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस की जो डिमांड थी उसकी वजह से देखते हैं एक डेडलॉक आ जाता है और कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पाती। और हम देखते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हमें एक तरह से धमकी देती है। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रैमजी मैकडोनाल्ड, वो हमें धमकी देते हैं कि मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहा हूं, अगर आपने इनकी पालना नहीं करी तो हम जो है आपको कम्युनल अवार्ड से नवाजित करेंगे। कम्युनल अवार्ड क्या था स्टूडेंट्स? कम्युनल अवार्ड के अंदर ये डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट करने वाले थे, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि फर्दर हमारे देश के अंदर और ज्यादा कम्युनल लाइंस पे डिवाइडेशन हो जाता। महात्मा गांधी बहुत नाराज हो जाते हैं, और इस वजह से वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकल के वापस आते हैं, और सीडीएम जो है उसका सेकेंड फेज शुरू कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है सीडीएम को सेकेंड फेज को जल्दी जल्दी रिप्रेस करने लगती है, और इस वजह से फाइनली हमें 1934 में अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो खत्म हो गया, लेकिन इस बीच में 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो डिक्लेरेशन करते हैं किस चीज का? कम्युनल अवार्ड का। कम्युनल अवार्ड का जो डिक्लेरेशन होता है उसके तहत ये क्या करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल है उसको डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ भी एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन इस टाइम पे महात्मा गांधी जो हैं वो बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, और वो फास्ट अनटू डेथ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया फर्दर और डिवाइड हो जाएगी। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1932 के अंदर बी आर अम्बेडकर बहुत ही वाइजली एक्ट करते हैं, और वो करते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के तहत क्या होता है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है उसकी डिमांड को गिव अप कर देते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस ऑन बिहाफ ऑफ बी आर अम्बेडकर, और इंस्टेड उनको जो करंट सीट्स या करंट रिजर्वेशन मिला है उसमें थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाता है, और यहाँ पे फर्दर लाइंस पे डिवाइड होने से बचा लेते हैं अम्बेडकर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था? इसके अलावा हमने देखा था कि जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड है डिप्रेस क्लासेस के लिए ये पावर में आ रही होती है, उस टाइम महात्मा गांधी अपना सारा काम छोड़ के एक ही चीज के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, और वो ये है कि कैसे हरिजन्स को यूनाइट किया जाए और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ाई करी जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है, महात्मा गांधी एक हरिजन कैंपेन करते हैं, जिसके तहत वो कोई न्यूज़पेपर्स भी चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, और फाइनेंसेस भी इकट्ठे करते हैं, जिससे कि अनटचेबिलिटी जो है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर का एक क्विक रिकैप हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइनली हमने कहाँ एंड किया था कि भाई 1934 में जो है सीडीएम खत्म हो जाता है।
तो इस लेक्चर में हम इस बात से स्टार्ट करेंगे कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है ऑल टुगेदर, तो उसके बाद अब कांग्रेस क्या कर रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सीडीएम खत्म होने के बाद में जो लीडरशिप है वो डिवाइड हो जाती है। अगेन अगेन उन लोग जो है अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने के ऊपर आतुर हो जाते हैं। हम देखते हैं 3 पर्सपेक्टिव हमारे सामने आते हैं जहां पे लीडरशिप डिवाइडेड है। एक साइड कह रही है ये करना चाहिए, एक साइड कह रही है ये करना चाहिए। सो बेसिकली हमारे पास ये जो 3 पर्सपेक्टिव आते हैं, इसमें एक साइड की लीडरशिप कह रही है कि हमें दोबारा कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए गांधीयन लाइंस पे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या थे स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के अंदर हम मास मोबिलाइजेशन करते हैं, एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड पर्सपेक्टिव आया था वो ये था कि एक पार्ट ऑफ लीडरशिप कह रहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करते हैं और काउंसिल इलेक्शंस में फिर से पार्टिसिपेट करके सेंट्रल लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट ट्रेंड आ गया है। लेफ्टिस्ट ट्रेंड की बात करें तो सोशल आइडियोलॉजी जो हो गई हमारी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, उससे इंस्पायर हो रखे हैं लीडर्स लाइक नेहरू एंड बोस। और वो कह रहे हैं कि ना तो कंस्ट्रक्टिव वर्क काम देगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल काम देगा, काम तो सिर्फ मास मूवमेंट ही देगा और हमें दोबारा इस तरह के कोई रीऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन 3 पर्सपेक्टिव्स में हम डिवाइडेड हैं। कब? सीडीएम के खत्म होने के बाद। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड पॉइंट की पर्टिकुलरली बात करें तो हमारा अभी फिर से एक इलेक्शन पेंडिंग है। बेसिकली 1934 के अंदर आप देखेंगे कि हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके इलेक्शंस पेंडिंग है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक पार्ट ऑफ लीडरशिप कह रहा है कि भाई इन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारा लेफ्टिस्ट ट्रेंड आया हुआ है जो कह रहा है कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करना है ना ही कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना है, ये इस बात को आगे ले जाने वाले जो मेन लीडर हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कुछ टर्म्स डिवाइस करते हैं जैसे कि स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। बेसिकली नेहरू ये कहते हैं कि भाई जब भी कोई मास मूवमेंट होता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक बार को जोरों शोरों से मास मूवमेंट हुआ, उसके बाद एक फेज आता है जिसके अंदर हम डोरमेंट पड़ जाते हैं और सरकार हमें जो भी कंसेशंस देती है उनको हम मान लेते हैं। तो हमने स्ट्रगल किया, फिर सरकार के साथ ट्रूस किया, फिर हम उससे दुखी हो गए कि भाई ये तो सफिशिएंट नहीं है, तो हमने फिर स्ट्रगल शुरू किया। नेहरू कहते हैं कि ये स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल कब तक करते रहेंगे, इससे हमें कभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे अभी तक। इस वजह से अब हमारी इकलौती स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रगल इतना करो कि फाइनली एंड में विक्ट्री मिल जाए, जिसको ये नाम देते हैं स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रैटेजी का। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्लाइड के अंदर हमने सेम बात को लिख रखा है। बेसिकली हम देखेंगे कि महात्मा गांधी और उनके पीछे आंख बंद करके जो लीडरशिप चल रही थी वो किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल को आगे ले जा रहे थे। पहले उनका एक स्ट्रगल फेज आएगा जिसमें वो भयंकर तरह से मास मूवमेंट करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा ट्रूस फेज आ जाएगा जिसके अंदर सरकार हमें जो भी चीजें दे रही है कि चलो भाई तुम्हारे को ये कंसेशन दे देते हैं, उस टाइम पे हम शांत होकर थोड़े टाइम के लिए बैठ जाते हैं। यहां पर जो है जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो बार बार, और महात्मा गांधी और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई मासेस अगर इतना लंबा स्ट्रगल करेंगी तो उनको कुछ टाइम चाहिए अपनी पावर रीगैदर करने के लिए। पर नेहरू इस आइडियोलॉजी से एकदम अपोज्ड है और इस बार वो कह रहे हैं कि STS स्ट्रैटेजी नहीं लगाएंगे, इंस्टेड हम लगाएंगे SV स्ट्रैटेजी, दैट इज इतना लंबा स्ट्रगल करो कि नेक्स्ट हमारे पास विक्ट्री ही आए। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात तो ये हो गई कि भाई हम क्या चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं CDM के बाद 3 पर्सपेक्टिव चल रहे हैं। एक कह रहे हैं कि आप जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क करो। लेफ्टिस्ट लीडर्स जो अपने पास बैठे हैं विद इन कांग्रेस जैसे कि नेहरू, वो कह रहे हैं कि स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल विक्ट्री होनी चाहिए, इसलिए ना तो कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, सीधे दोबारा मास मूवमेंट करेंगे। इस बीच में एक तीसरा पर्सपेक्टिव और बैठा है जहां पे हमारे पास कुछ लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें तो काउंसिल इलेक्शंस लड़कर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास में पेंडिंग इलेक्शंस कब है, पेंडिंग इलेक्शंस 1934 में है और ये इलेक्शंस किसके लिए होने वाले हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होने वाले हैं।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन इलेक्शन से पहले मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है ये पटना के अंदर मिलती है और यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है कि भाई 1934 के जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आएंगे इनके अंदर हम फाइट करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस में कांग्रेस फाइट करती है और 45 आउट ऑफ 75 सीट्स जो हैं जो कि इंडियंस के लिए रिजर्व थी उनको कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाती है, यानी कि क्लियर कट मेजोरिटी आती है आईएनसी की। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अब कुछ टाइम के लिए जो है हम फिर से काउंसिल एंट्री कर रहे हैं और वहां से हम जो भी छोटा मोटा पॉजिटिव निकाल सकते हैं वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल अपना 1935 का ईयर आ जाता है और 1935 के अंदर जो है हमारे देश में एक बड़ी एक्ट आती है फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के तहत, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो मेन डिस्कशन हुआ था वो होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 1932 से नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में हो रही है। अनलाइक द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स, हम लोग तो क्या कर रहे हैं इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं। तो अनलाइक द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस या गांधी दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते। इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है? फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होता है उन रिकमेंडेशंस को एक वाइट पेपर के अंदर पब्लिश किया जाता है 1933 में। ये जो व्हाइट पेपर है स्टूडेंट्स जो कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ था 1933 में, इसके बेसिस पर हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो एक इन्फ्लुएंस अपने पास क्या हो गया? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसके बेसिस पे जो हमारा व्हाइट पेपर इशू हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो 1928 के अंदर हमारे पास क्या आई थी? 1928 में हमारे पास साइमन कमीशन आई थी। इस साइमन कमीशन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये क्या थी? एक ऑल वाइट कमिटी थी जिसके अंदर 7 मेंबर थे और ये इंडिया आई थी जिससे कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट कर सके। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने इसके रिकमेंडेशंस भी देखे थे और उसमें मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि साइमन कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इन्फ्लुएंस करेगी। तो यहाँ पर दो मेजर इन्फ्लुएंस हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्या है? एक तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो व्हाइट पेपर इशू हुआ है नंबर 1 वो, और सेकंड हमारे रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन। इस बेसिस पे स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होती है और अब हम इसके मेन फीचर्स को वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले प्रपोज किया गया एक ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हुई थी, सेकंड में भी हुई थी और थर्ड में भी हुई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन प्रोविजंस में पहला प्रोविजन है एक ऑल इंडिया लेवल की फेडरेशन बनाना, जिसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं? इसके अंदर आपके प्रिंसली स्टेट्स होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने आपके लिए कंडीशनल लिखा है, यानी कि अगर प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो इस फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास अपनी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन का पार्ट बनेंगी, और उसके अलावा हमारे पास चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, इंडिया का जो एम्पायर है ब्रिटिशर्स का, इसकी बात करें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे 3 यूनिट टूटी हुई है जो आपके सामने है। हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स हैं, हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं और हमारे पास चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की अगर हम बात करें तो इनको डायरेक्टली जो है गवर्नर जनरल के रिकमेंडेशन पर बनाया जाता था और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हो गया उसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप
देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ, डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते। पर जैसे आज के टाइम में हमारे पास एक तरह से यूनियन टेरिटरी होती है, उसी तरह से आप मान लो चीफ कमिश्नर प्रोविंस होती है। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे बन रही है? गवर्नर जनरल के रिकमेंडेशन पे बनती हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं, इनका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं आपको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के दूं, तो इसमें हमारे पास आ गई जैसे कि अजमेर हो गई। अजमेर के अलावा दिल्ली हो गया, दिल्ली के अलावा अंडमान हो गया। ये सब हमारे इस टाइम पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इस ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन करने के जो टर्म्स थे उसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया था, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपस में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन है, इट नेवर केम अप ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे ये हमारा पहला मेन फीचर था, लेकिन इन रियलिटी ये कभी भी जो है आ नहीं पाया। ये सिर्फ ऑन पेपर रह गया, इन रियलिटी ये तब्दील नहीं हो पाया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो हम उन्हें हमेशा दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक प्रोविंशियल लेवल पे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल या फेडरल लेवल पर। फेडरल लेवल पर स्टूडेंट्स अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस हुई है। यहां पर आप देखेंगे डायरकी कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली हमारे फेडरल लेवल पर जो सब्जेक्ट्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, रिलीजन हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको हम रिजर्व सब्जेक्ट्स मान रहे हैं। और ये किसके हाथ में है? ये गवर्नर जनरल और उनके 3 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के हाथ में है, जिनको वो खुद ही अपॉइंट करेंगे। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स, उनकी गवर्नेंस गवर्नर जनरल और काउंसिल मिनिस्टर्स के द्वारा करी जाएगी। यहां पर ये जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं ये इंडियन स्टेट्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हाउएवर दे आर ओनली गोइंग टू होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर जनरल। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हमने देखा है लगभग हर एक्ट में, चाहे वो 1909 हो, चाहे वो 1919 हो, एक क्लॉज एंड में क्या जोड़ देते हैं? वीटो पावर गवर्नर जनरल के हाथ में है। और इस वजह से आपको बहुत सारी टॉफी कैंडी दिखाई जाएगी और एंड में जो है आपको एक बात बोल दी जाएगी, तुम कुछ भी बोलो, एंड में पावर तो गवर्नर जनरल के हाथ में ही रहेगी। और कुछ ऐसा ही आपके पास फेडरल एग्जीक्यूटिव लेवल पर होने वाला है। तो ऑल दो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है पॉपुलर मिनिस्टर्स के हाथ में, स्टिल आप देखेंगे दे आर ओनली गोइंग टू होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर जनरल। मोर ओवर स्टूडेंट्स, गवर्नर जनरल को कुछ और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती हैं। यहाँ पे नाम तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, एक्चुअली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काट के हमें लिख देना चाहिए स्पेशल पावर। इस स्पेशल पावर के तहत वो अपनी इंडिविजुअल जजमेंट जो है उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें किसी भी वे में ये फील हो कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के पीस के ऊपर कोई ना कोई थ्रेट आ रहा है। तो टेक्निकली अगर हम इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करें तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट ये कह रहा है गवर्नर जनरल की जो मर्जी होगी वो वही करेगा इन दी एंड। And that is why students, the last point is very important, that is the pivot of the entire constitution was ultimately governor general, who has all the residuary powers and he has veto over almost anything on the executive and even on the legislative level. तो एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर क्या चेंज हुए ये हमने देखे। अब देखते हैं फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे लेजिस्लेटिव लेवल के ऊपर बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया है फेडरल लेवल पे, वेर इन नाउ वी हैव 2 हाउसेस ऑल टुगेदर। अपर हाउस जो है हमारा, इसको हम कह रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस जो है हमारा, इसको हम कह रहे हैं फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है स्टूडेंट्स हमारा, ये एक परमानेंट बॉडी होने वाली है जिसके 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 3 साल के अंदर रिटायर करेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो 5 साल की। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारा फेडरल असेंबली है वो इस तरह से परमानेंट बॉडी नहीं है, इसके अलावा वो लोअर हाउस है और इसके अंदर जो है 375 मेंबर्स होंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें जो कि हमारा अपर हाउस है, इसके अंदर 260 मेंबर्स होने वाले हैं।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमें एक बहुत ही ऑड प्रोविजन दिया गया है कि लोअर हाउस के अंदर जनरली अगर आज भी हम देखें तो लोअर हाउस क्या हुआ, लोकसभा हुई, तो उसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। बट यहाँ पर बड़ा ही ऑड प्रोविजन दिया हुआ है और वो ये है कि जो हमारी फेडरल असेंबली है यानी कि जो हमारा लोअर हाउस है, इसके इलेक्शंस तो इनडायरेक्टली होंगे, यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कौन करेंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स करेंगे। सो द मेंबर्स विल बी indirectly elected by the members of provincial legislative assembly। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स आप देखेंगे डायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ इंट्रोड्यूस हुए हैं, जहां पे लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, जो कि लोअर नहीं बल्कि अपर हाउस है। सो दिस इज अ वेरी अनॉमली प्रोविजन, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और मे बी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फेडरल लेजिस्लेचर में आप देखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 लिस्ट के अंदर तोड़ दिया गया है, जिसमें एक तो हमारी फेडरल लिस्ट है, उसके अलावा हमारी प्रोविंशियल लिस्ट है, और तीसरी है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर आप देखेंगे कि फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर जो मिनिस्टर्स बैठे हैं दोनों के दोनों इसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं। गवर्नर जनरल जो है उसके पास वीटो पावर तो है ही, और उसके अलावा आप देखेंगे रेसिड्यूरी पावर्स भी इन तीनों लिस्ट को लेके किसके हाथ में है, गवर्नर जनरल के हाथ में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो हमारे लोअर हाउस के मेंबर्स हैं, यानी कि जो हमारे फेडरल असेंबली के मेंबर्स हैं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट डाल सकते हैं अगेंस्ट द मिनिस्टर्स। हाउएवर जो हमारा अपर हाउस है जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड है, वो नो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं डाल सकते हैं मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अभी भी जो एक मेजर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि 80% जो हमारा बजट है वो अभी भी नॉन वोटेबल है, यानी कि पॉपुलर मिनिस्टर्स के हाथ से बाहर है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और प्रोविंशियल लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं इनको देखते हैं। प्रोविंशियल लेवल पर स्टूडेंट्स आप एग्जीक्यूटिव में देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज आया है। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी। डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ टू। तो हम देख रहे हैं एक तरफ तो गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास रूल था किनका, पॉपुलर मिनिस्टर्स का। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आती है तो हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है, डायरकी को अबॉलिश कर दिया जाता है और अब हम देख रहे हैं कि प्रोविंसेस के अंदर कंप्लीटली पॉपुलर मिनिस्टर्स जो होंगे उनका रूल रहने वाला है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा फायदा आने वाला है पहली बार हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पर भी गवर्नर होने वाला है और अल्टीमेटली सारी पावर्स गवर्नर के हाथ में होंगी, वीटो भी रेसिडोरी भी। इसलिए हम इन दी एंड देखते हैं कि भाई हमारे को इंजन तो बहुत बढ़िया दे दिया लेकिन उसके अंदर ब्रेक्स तो बहुत बढ़िया दे दिए लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ तो रही है लेकिन अल्टीमेटली सारी पावर गवर्नर के हाथ में है। इन एनी केस अगर हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को और थोड़ा डीप एक्सपैंड करके देखें तो प्रोविंसेस जो हैं इनको ऑटोनॉमी दे दी गई है और इनको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बना दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे कि नाउ दे आर फ्री फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल। यानी कि फेडरल लेवल पर जो अपने पास 2 टॉप ऑफिशियल्स बैठे हैं, गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब वो जो है प्रोविंसेस के मैटर्स के अंदर जो है मेडल नहीं कर सकते और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्योंकि प्रोविंसेस अब ऑटोनॉमस हो चुके हैं, इस वजह से ये अपनी लीगल अथॉरिटी जो है डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन से डिराइव कर रहे हैं। अब ये फेडरल जो हमारे पास फेडरल लेवल आ गया उसके ऊपर जो है उनके अधीन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऑटोनॉमी मिलने के तहत इनको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स और रिसोर्सेज भी मिलते हैं। इसके अलावा ये अपनी खुद की सिक्योरिटी के ऊपर मनी बोरो कर सकते हैं।
तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसके अंदर ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको एकदम रट लेना है, कैसे 1919 से यहाँ पर चेंज आया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल टुगेदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव लेवल की बात करें फर्दर, तो इसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम देखते हैं गवर्नर जो है वो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगे। However, he is going to be the nominee of the crown and he is going to exercise his authority on the behalf of the King of England. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स गवर्नर को भी स्पेशल पावर्स मिलेंगी, जैसे गवर्नर जनरल को कोट एंड कोट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी। यहां पर ये जो स्पेशल पावर्स हैं ये माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में है, सिविल सर्वेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में है, ब्रिटिशर्स के बिजनेस इंटरेस्ट में है और प्रिंसली स्टेट्स के इंटरेस्ट में है। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन स्पेशल पावर्स के तहत गवर्नर जो है इसको अपन सिंपली ये कह सकते हैं ये इसकी वीटो पावर्स हैं, और वीटो पावर्स उनकी कहाँ है, हर जगह। गवर्नर चाहे तो इनडेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने अंडर ले सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको खारिज कर सकते हैं। तो जैसे गवर्नर जनरल के पास इन दी एंड सारी वीटो पावर होती है, उसी तरह से प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी तो दे दी, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड जो हमारे पास बैठे हैं गवर्नर, अल्टीमेट पावर उनके हाथ में है। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा जो 40% बजट है प्रोविंशियल लेवल पर वो नॉन वोटेबल है, और फेडरल लेवल पर हमने क्या देखा था, 80% बजट जो है वो नॉन वोटेबल है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेजर चेंज आ चुका है। ऑटोनॉमी की वजह से लेजिस्लेटिव लेवल पर गवर्नर को अगर हम हटा दें तो बाकी सारे जो मेंबर्स हैं वो अब डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। दैट इज देयर इज गोइंग टू बी नाउ द रूल ऑफ पॉपुलर मिनिस्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स अगर आप वोट की बात करें, फ्रेंचाइजी की बात करें, तो हम देखते हैं कि पहली बार विमेन को जो है वोटिंग राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा मिले थे। लेकिन वहां पे डायरेक्टली आप देखेंगे प्रोविजंस में इस बात को नहीं लिखा गया था। सिंपली सरकार ने कह दिया था कि अगर प्रोविंशियल असेंबलीज चाहें तो वो विमेन को अलाउ कर सकती हैं वोट देने के लिए, और लगभग हर प्रोविंशियल असेंबली उन्हें अलाउ कर देती है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रोविजंस में रिटर्न में आता है कि नाउ द फ्रेंचाइजी इज एक्सटेंडेड टू विमेन एंड दे गेट द राइट टू वोट ऑन द सेम बेसिस एज मेन। दैट मीन्स दे नीड टू हैव सर्टेन लेवल्स of income and educational qualifications in order to vote। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि भाई क्वालिफिकेशंस मेन जैसी हैं सेम ऑल टुगेदर, तभी आपको वोट करने को मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो पॉपुलर मिनिस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं इलेक्ट होके, दीज आर आंसरेबल एंड रिमूवेबल बाय द लेजिस्लेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है ये कौन से सब्जेक्ट्स को ऑथराइज या गवर्न कर सकती है। प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उन पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो लेजिस्लेशन कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा था अल्टीमेट रेसिड्यूरी पावर्स तीनों लिस्ट के ऊपर किसके पास है, अल्टीमेट रेसिड्यूरी पावर्स गवर्नर जनरल के हाथ में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम प्रोविंशियल लेवल पर देखें तो गवर्नर जो बैठे हैं हमारे पास में, इनके पास भी बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। इन स्पेशल पावर्स के तहत पॉपुलर मिनिस्टर्स अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये अपना एसेंट देने से मना कर सकते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी खुद की एक्ट्स को आगे ला सकते हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर करके गवर्नर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकते हैं इन द नेम ऑफ गवर्नर्स रूल। तो अल्टीमेटली हमें पावर दी तो जाती है लेकिन उसके आगे एक बट लगा दिया जाता है, एंड दैट बट इज कि फेडरल लेवल पर गवर्नर जनरल पावर में है और प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नर पावर में है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्ट को अल्टीमेटली इवेल्युएट करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सेफ गार्ड और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेडरल लेवल पर मिल रहे हैं गवर्नर जनरल को और प्रोविंशियल लेवल पर मिल रहे हैं गवर्नर को, और इस वजह से इनके पास इतनी एक्सटेंसिव पावर्स हैं कि हम कभी भी कंप्लीट कंट्रोल कहीं पर भी पा नहीं पा रहे हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ओवरऑल फ्रेंचाइजी एक्सटेंड तो करी गई, बट स्टिल अभी भी सिर्फ 14% ऑफ ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन है जो कि वोट करने के लिए काबिल है। हम देख रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कम्युनल अवार्ड के तहत हमने देखा था कि भाई कम्युनल इलेक्टोरेट्स का प्रिंसिपल फर्दर एक्सटेंड किया गया था, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कम्युनल इलेक्टोरेट्स हैं ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस, सिख्स, क्रिश्चियंस, इन सब के पास क्या है, कम्युनल इलेक्टोरेट्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में क्लास इंटरेस्ट के बेसिस पर भी इलेक्टोरेट्स बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको क्लास इंटरेस्ट बेस्ड कुछ इलेक्टोरेट्स के नाम बताऊं तो यहां पर हमारे पास हैं जैसे लैंड होल्डर्स की कॉन्स्टिट्युएंसी हो गई, इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हो गए, इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्युएंसीज हो गई। तो यहाँ पे क्लास और इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर हम देखते हैं, क्लास और कम्युनिटी के बेस के ऊपर कम्युनल इलेक्टोरेट्स बनाए हुए हैं जो फर्दर सेग्रीगेशन और सेपरेटिज्म ला रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली इंडिया के पार्टीशन में भी रिजल्ट करेगा। इन ड्रॉबैक्स के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया कि ओवरऑल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है ये बहुत ज़्यादा रिजिड है और इसके अंदर इंटरनल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एक्ट इसके अंदर चेंज करना चाहें तो हमारे पास अमेंडमेंट करने का राइट नहीं है, ये सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकती है, और ये एक मेजर ड्रॉबैक था ऑल टुगेदर। इस कॉन्टेक्स्ट में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू होती है तो हम देखते हैं नियरली हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हमारे देश में है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, सब के सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस कंप्लीट होते हैं और हमने उसका एनालिसिस भी इन डेप्थ कर लिया। क्विक रिकैप लें तो हमने स्टार्ट किया था कि भाई जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो लीडरशिप है वो 3 ओपिनियन में डिवाइड हो जाती है। एक ओपिनियन ये है कि दोबारा से कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, एक ओपिनियन ये है कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए और उनमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया भी था। तीसरा ओपिनियन जो कि लेफ्टिस्ट्स विद इन कांग्रेस आगे लेकर जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कब तक स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल करोगे, अब की बार स्ट्रगल विक्ट्री की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इसी बीच में स्टूडेंट्स 1935 में अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गई जिसके प्रोविजंस हमने डिटेल में पढ़ ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1937 में पेंडिंग थे हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन। तो 1934 में सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन हुए हैं, 1937 में अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन होने वाले हैं, और यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं फिर से जो है हमारी लीडरशिप पार्टिसिपेट करेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स क्या रहा, आईएनसी का क्या रिजल्ट रहा, कहां कहां पर वो गवर्नमेंट बना पाए, और जब वो गवर्नमेंट बना पाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वे के अंदर क्या योगदान दिया देश को आगे बढ़ाने में। स्टूडेंट्स 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस जब होते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतती है। आप देखेंगे ये जो इलेक्शंस हैं ये 11 प्रोविंसेस के अंदर हो रहे हैं, दैट इज मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस बंगाल, पंजाब एंड सिंध। यहाँ पर अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक तो 1935 की जो एक्ट है इसको रिजेक्ट करने की बात करी ऑल टुगेदर। इसके अलावा आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पेजेंट मूवमेंट्स के टाइम बताया था, ऑल इंडिया किसान सभा के इन्फ्लुएंस के अंडर ये पेजेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए और जो हमारी इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस हो गई उनके अपलिफ्टमेंट की भी बात करते हैं। सो इन देयर मैनिफेस्टो they are talking about the upliftment of economically and socially weaker sections
ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये दो बात अपने लिए मैनिफेस्टो में इंपॉर्टेंट है। एक तो 1935 के एक्ट को रिजेक्ट करना है, दूसरी बात हमारे को क्या करना है, अपलिफ्टमेंट करना है इकोनॉमिकली वीकर और सोशली वीकर जैसे कि डिप्रेस्ड क्लासेस, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कांग्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीतती है एंड 1161 सीट्स जिनसे वो कंटेस्ट कर रही है उसमें से 716 सीट्स के ऊपर कांग्रेस आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारी प्रोविंसेस जो हैं, ऑलमोस्ट सारी प्रोविंसेस के अंदर ये मेजॉरिटी में है। बस कुछ प्रोविंसेस हैं जहां पर ये मेजॉरिटी में नहीं आ पाते, जैसे कि बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। कहीं ना कहीं इसका एक कारण ये भी है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी और इनके अंदर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है उसका डोमिनेंस रहा। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात जो आप जरूर याद रखेंगे वो ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होने के बावजूद भी आप देखेंगे इनमें से ज्यादातर जगहों पे मुस्लिम लीग मेजॉरिटी से नहीं जीती है, उनको या तो कोalition करना पड़ा है या फिर इन दी एंड इन जगहों पर भी गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की ही आ गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कांग्रेस सक्सेसफुली मिनिस्ट्रीज बनाती है बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर, सेंट्रल प्रोविंसेस में, उड़ीसा में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, बिहार में और आगे जाके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और असम में भी। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों जगह ये कोलिशन कर रही है। ऑन दी अदर हैंड ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, इसके बावजूद हम देखते हैं कि कोलिशन करके सरकार कांग्रेस की बन जाती है और मुस्लिम लीग जो है उनको बहुत ज्यादा सीट्स नहीं मिलती। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे महात्मा गांधी एक एडवाइस देते हैं इन पॉपुलर मिनिस्टर्स को। वो ये कहते हैं कि इन ऑफिसेस को लाइटली होल्ड करना है, ना कि टाइटली। यानी कि हमारा एम इन इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का सिर्फ ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल्स के तहत कुछ और बेटर पार्ट लेकर आ सके मासेस के लिए। अल्टीमेटली तो हमें मास स्ट्रगल ही करना है। And as a result, these offices were seen as crowns of thorns, wherein considering the earlier elections of 1923 to 26, जिसमें हमने देखा था कि कम्युनल लाइंस पर हम डिवाइड हो रहे हैं, वैसी चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब 1937 के इलेक्शंस के बाद में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनाती हैं तो क्या पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ पाती हैं उन प्रोविंसेस के अंदर जहां पर इनकी गवर्नमेंट बन चुकी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे सिविल लिबर्टीज के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस जो है काफी पॉजिटिव काम कर पाती है। फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं कि जहां पे भी इमरजेंसी पावर्स के लॉज लगाए गए थे उनको रिपील करने में सक्सेसफुल हो जाती है कांग्रेस। इसके अलावा जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगल कहकर बैन कर दिया गया था, जिन किताबों और जर्नल्स के ऊपर बैन लगा दिया गया था, उनको लिफ्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है कांग्रेस। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस के टाइम जो प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे उनको लिफ्ट करवा देती है कांग्रेस। और उसके अलावा हम देखते हैं जो न्यूज़पेपर्स ब्लैकलिस्ट कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनको वहां से बाहर निकाल लेती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारी बहुत ही डेरोगेटरी और बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग आर्म्स एक्ट है उसके अंदर हम देखते हैं कि इंडियंस के जो आर्म्स कॉन्फिस्केट किए गए थे उनको रिस्टोर करवा देती है कांग्रेस। और उसके अलावा सीआईडी जो कि पॉलिटिशियंस को परेशान कर रही है वहां पर उनकी पावर्स पे कर्ब लगवा देती है। हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज जिनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत अरेस्ट कर लिया गया था, इनको भी रिलीज करवा देती है कांग्रेस अपने 1937 के इलेक्शन के बाद। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे बॉम्बे के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत सरकार ने बहुत सारे पेजेंट्स की लैंड को कॉन्फिस्केट कर लिया था और ये जो लैंड्स हैं इनको रिस्टोर कराने में सक्सेसफुल होती है कांग्रेस। सिविल लिबर्टीज के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बहुत सारे सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स लाने में भी सक्सेसफुल हो जाती हैं ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। फॉर इंस्टेंस काफी सारे एरियाज में हम प्रोहिबिशन इम्पोज कर देते हैं। ये प्रोहिबिशन किसके तहत है स्टूडेंट्स? प्रोहिबिशन टुवर्ड्स अल्कोहल एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जिनको प्यार से गांधी जी हरिजन कहते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काफी सारे मेजर्स लिए जाते हैं इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के द्वारा। Apart from that, students, even in the field of education, you will see that a lot of attention and a lot of positive of effort was taken by the Congress ministries, especially in the domain of primary, technical and higher education, along with public health and sanitation.
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्पेशली जो हमारा इंडिया मेड क्लॉथ है, खादी, उसके उसकी तरफ एनकरेजमेंट किया जा रहा है और खादी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज दी जा रही थी। इसके अलावा प्रिजन रिफॉर्म्स करवाए गए थे और हम देखते हैं इंडिजिनस एंटरप्राइजेस जो है उनको एनकरेज करने के लिए मेजर्स लिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोशल वेलफेयर रिफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो हमने लास्ट में लिख रखा है। यहाँ पे मैं आपके लिए डबल स्टार बना देती हूँ, इसको आपको जरूर याद रखना है। और वो ये है कि हमने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करी सुभाष चंद्र बोस के अंडर 1938 में, जिससे कि प्रॉपर प्लानिंग के, इकोनॉमिक प्लानिंग के स्टेप्स लिए जा सके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इन इलेक्शंस के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के अंदर सक्सेसफुल रही। हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी बैठे हैं जिन्होंने काउंसिल इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। एज अ रिजल्ट वो क्या कर रहे हैं, वो गांधी की लीडरशिप के अंदर दोबारा से कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं। इस कंस्ट्रक्टिव वर्क के तहत हम क्या कर रहे हैं, हम मासेस के अंदर लिटरेसी कैंपेन्स चला रहे हैं। उसके अलावा हमने कांग्रेस के लेवल पे लोकल पुलिस स्टेशंस और पंचायत स्थापित करी हैं, जिससे कि हम इंडियन मैनर के अंदर जस्टिस जो है उसे डिस्पेंस कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे लोकल लेवल्स पर हमारे पास कांग्रेस ग्रीवियंस कमिटीज बनी हैं, जो कि मास पिटिशंस गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव काम कौन कर रहे हैं, वो लीडर्स कर रहे हैं जिन्होंने काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया और गांधी के साथ मिलकर वो ये मास एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि क्या होता है, हमारे 1937 में इलेक्शंस हुए, उसके बाद हमने मिनिस्ट्रीज फॉर्म करी, लेकिन हम अक्टूबर 1939 में देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे लीडर्स जो हैं वो मिनिस्ट्रीज से रिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात जो सोचने की है वो ये है कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमने मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर दी। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप देखेंगे 1939 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हो जाता है। इस आउटब्रेक के तहत कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती हैं। रिजाइन करने का जो मेन कारण है वो ये है कि जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ना तो लीडरशिप का ओपिनियन लेती है, ना पब्लिक ओपिनियन की तरफ ध्यान देती है, और बिना हमसे पूछे इंडिया को एक बेलिजरेंट स्टेट यानी कि एक अकम्पलिस बना लेती है ब्रिटेन के साथ टुवर्ड्स दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि हमसे बिना पूछे हमको वॉर में एंट्री मिल गई है और हम ब्रिटेन की साइड से सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट कर रहे हैं। जब कांग्रेस के मिनिस्टर्स को ये बात पता चलती है तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं और इस वजह से वो मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देते हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जो हमारे करंट वाइस रॉय हैं लिन लिथगो, वो बार बार पूछने के बावजूद ब्रिटिशर्स का इस वॉर में एंटर करने का एम क्या है इसको इंडियंस के सामने डिक्लेयर नहीं करते, और ये दो मेन कारण बनते हैं जिसकी वजह से हम मिनिस्ट्री से 1939 के अंदर रिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो डिस्कशन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का वो कंप्लीट होता है। एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखा कि 1934 के अंदर क्या हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया है। इस वजह से हमारे कांग्रेस जो है वो काफी ओपिनियंस में डिवाइडेड है। कोई कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करते हैं, कोई कह रहे हैं काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक पार्ट कांग्रेस का जो है वो ये कह रहा है कि कब तक स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल करेंगे, अब हमें स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। मीनवाइल स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि 1935 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाती है। इस एक्ट के ऊपर एक तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इन्फ्लुएंस है, उसके अलावा एक मेजर इन्फ्लुएंस साइमन कमीशन का है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस देखे, जहां पर हम देखते हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव लेवल पर डायरकी आ गई है, जबकि प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या है, ऑटोनॉमी आ गई है और डायरकी को रिप्लेस कर दिया गया है। फेडरल लेजिस्लेटिव लेवल पर हमारे पास क्या है, बाई कैमरलिज्म आ गया है, जहां पर हमारे पास एक फेडरल असेंबली है जो कि लोअर हाउस है और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जो कि अपर हाउस है। फेडरल लेवल पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं 80% बजट अभी भी नॉन वोटेबल है, और उसके अलावा सारी रेसिड्यूरी पावर्स और वीटो पावर जो है गवर्नर जनरल के हाथ में है।
प्रोविंशियल लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑटोनॉमी तो आ गई है, लेकिन ऑटोनॉमी आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नर के हाथ में है, और वो चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कभी भी खत्म करके अपना रूल लगा सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत रिजिड होती है, और मोर ओवर अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कोप है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकती है। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता इस एक्ट का। एक पॉइंट जो आप जरूर याद रखेंगे वो ये है कि राइटिंग में हम देखते हैं, प्रोविजंस की राइटिंग में ये आता है कि फ्रेंचाइजी को विमेन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 14% ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन जो है वो वोट कर पा रही है। 1935 के एक्ट के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1937 में हमारे फिर से प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो पेंडिंग है। इस कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस इनमें पार्टिसिपेट करती है और बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीतती है, और लगभग हर प्रोविंस के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। ये मिनिस्ट्री बनाने के तहत हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स और सिविल लिबर्टीज जो हैं, इनके तहत कांग्रेस बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1939 के अंदर मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती हैं, और इसका मेन कारण ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ब्रिटेन बिना हमसे सलाह किए हमें एक बेलिजरेंट स्टेट डिक्लेयर कर देता है। इससे हमारी लीडरशिप नाराज हो जाती है और अपनी नाराजगी शो करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर देती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा डिस्कशन और उसका क्विक रिकैप दोनों खत्म होते हैं। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग आवर लेक्चर। Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.